बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश की पोएम नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं और इसका टाइटल है इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स। और इसको जो लिखने वाले हैं उनका नाम है जॉन स्टालवर्दी और ये 1935 में पैदा हुए थे और 214 में इनकी डेथ हुई। और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश के तौर पर काम करते रहे। एक पोएट और क्रिटिक के तौर पर जाने जाते हैं और इनकी पोइट्री के ज़्यादातर जो थीम्स हैं उनमें से एक थीम है कॉमन मैन्स लाइफ, यानी इन्होंने ज़्यादातर आम आदमी की जो ज़िंदगी होती है उसके साथ जुड़े हुए जो मसाइल होते हैं उनके ऊपर शायरी लिखी। और इनकी पोइट्री की काफ़ी सारी कलेक्शंस मौजूद हैं, तो उन्हीं में से ये एक पोएम हमारे कोर्स में शामिल है। तो इस पोएम को आज हम लोगों ने पढ़ना है और ये एक मुख्तसर सी पोएम है। 3 इसके स्टैंजाज हैं। पहले आप एक नज़र इसका टेक्स्ट पढ़ लें, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि इसको लिखने का क्या मकसद है और इसकी जो थीम्स वगैरह हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। बाकी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसमें क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन पहले हम इसका जो टेक्स्ट है उसको रीड कर लें, उसको समझ लें, उसके बाद फिर बाकी बात करते हैं। तो आप देखें, विक्स बैलेंस फ्लेम अ डार्क ड्यू फॉल्स, यानी ये इस पोएम की सबसे पहली लाइन है। यहाँ से पोएम ओपन हो रही है। और विक्स कहते हैं ये जो कैंडल्स होती हैं, मोमबत्तियाँ जिन्हें आप कहते हैं, उनके अंदर जो डोरी जो रस्सी होती है जिसके इर्द गिर्द मोम लिपटा हुआ होता है उसको विक्स कहते हैं। तो विक्स मतलब वो जो डोरी है, वो जो रस्सी सी है, वो क्या करती है, फ्लेम को बैलेंस में करती है, उसमें एक ठहराव और तवाज़ुन लेके आती है। वो जो शोला है वो फड़फड़ाता नहीं है। तो विक्स बैलेंस फ्लेम यानी मोमबत्ती की डोरी ने शोले को मतवाज़ी हालत में किया या उसमें एक तवाज़ुन पैदा किया। और अ डार्क ड्यू फॉल्स, एक तारीक शबनम का कतरा गिरा। अच्छा, ये जो शायर लोग होते हैं ये बाज़ुकात एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए डायरेक्ट एक बात नहीं कहते, हमें उसमें से डेरिवेशन करना पड़ती है, उसमें से अख़ज़ करना पड़ता है कि वो असल में कहना क्या चाहता है। वो सीधी सीधी बात नहीं करते, घुमा फिरा के करते हैं, लेकिन हमें पता चल जाता है कि वो असल में क्या कह रहा है। तो मोमबत्ती की डोरी ने शोले को तवाज़ुन में रखा, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि मोमबत्तियाँ जल रही हैं। और मोमबत्ती जलने का मतलब ये है कि अंधेरा है, रात का टाइम है। और अ डार्क ड्यू फॉल्स, तारीक शबनम का कतरा गिरता है, यानी मौसम ऐसा है कि ओस पड़ रही है। और ओस आपको पता है ज़्यादातर रात को ही पड़ती है। तो रात का टाइम है, अंधेरा है, ओस पड़ रही है। ये बात असल में वो कहना चाहता है, ये मंज़र वो आपके सामने बयान करना चाहता है। लेकिन उसको डायरेक्टली वो कहने की बजाय कि रात हो गई है, अंधेरा छा गया है, ये कहने की बजाय वो कह रहा है कि मोमबत्तियाँ जल रही हैं और एक तारीक शबनम का कतरा गिरता है। मोमबत्तियाँ जल रही हैं मतलब अंधेरा है, रात का टाइम है। और तारीक शबनम का कतरा गिरता है मतलब ओस पड़ रही है। और मौसम कुछ इस तरह का है कि फ़िज़ा में काफ़ी ज़्यादा नमी सी है। तो ये असल में वो बात जो कहना चाहता है वो ये वाली है। तो बाकी उसका एक पोएटिक स्टाइल है। अभी मज़ीद आगे चलें। इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, और ये मंज़र कहाँ का है, एक ऐसे बाज़ार का, एक ऐसी गली का मंज़र है जहाँ पर फलों के स्टॉल्स लगे हुए हैं। यानी कोई बाज़ार है, उसमें फलों के स्टॉल्स लगे हैं, बिक रहे हैं वहाँ पे फल। तो वहाँ का ये मंज़र है। और ये मंज़र आप जहन में रखना, ये किसी थर्ड वर्ल्ड, किसी तीसरी दुनिया के किसी गरीब मुल्क का कोई गरीब सा शहर, उसका कोई गरीब सा इलाका है, वहाँ का ये मंज़र है। और इसमें मतलब एक बाज़ार सा आम सा जैसे होता है वो बना हुआ है, फलों के छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं। और उन स्टॉल्स के ऊपर जो फल पड़े हुए हैं वो किस तरह के हैं, वो मेलन, गुआवा और मैंडारिन, यानी मेलन खरबूजे के वहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं और गुआवा अमरूद उन स्टॉल्स पे अवेलेबल है। और मैंडारिन संतरा, ये माल्टे की किस्म का ये एक फल होता है, वो भी उन स्टॉल्स के ऊपर पड़ा हुआ है। तो इन फलों के वहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं, रात का टाइम है, अंधेरा काफ़ी है। और वहाँ पे रोशनी के लिए इंतज़ाम क्या किया गया है कि कैंडल्स जल रही हैं, मोमबत्तियाँ जल रही हैं। ये कोई ऐसा गरीब इलाका है कि यहाँ पर बिजली वगैरह भी नहीं है। तो इस तरह का मंज़र आपकी आंखों के सामने आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है। तो वो जो फल वहाँ पे पड़े हैं उनके बारे में कुछ मज़ीद पोएट आपको बता रहा है कि पिरामिड पाइल्ड लाइक कैनन बॉल्स, यानी वो जो फल वहाँ पे पड़े हैं उनके मखरूती शक्ल के ढेर बनाए गए हैं जैसे कि तोप के गोले होते हैं।
पिरामिड पाइल्ड। पिरामिड वैसे एहराम मिस्र को भी पिरामिड्स ही कहते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि उनकी जो शेप है वो मखरूती है, यानी इस तरह कॉनिकल शेप भी इसको कह देते हैं। तो इस शक्ल में वो फल वहाँ पे स्टॉल्स के ऊपर रखे हुए हैं, ढेर उनके लगे हुए हैं, और लाइक कैनन बॉल्स, दूर से देखने से ऐसे लगता है जैसे तोप के गोले पड़े होते हैं। यानी किसी जगह पे, किसी महाज पर जहाँ पे जंग हो रही हो, तोपें चल रही हों, तो वहाँ पे वो जो तोप में चलाने के लिए जो गोले वगैरह वो जोड़ के रखे जाते हैं, वो भी इसी तरह एक मखरूती शेप का, वो एक ढेर सा गोलों का लगा होता है। तो वहाँ से उठा के तोपों में डाल के वो मतलब गोले चलाए जा रहे होते हैं। तो कैनन बॉल्स जिस तरह उनका एक ढेर लगा होता है, ऐसे ही यहाँ पर फलों के ढेर लगे हुए हैं। तो अब आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि पोएट ने फलों को एक तरह से तशबीह दी है, एक तरह से कंपेयर किया है तोप के गोलों के साथ। अच्छा, पोएट को फलों को तशबीह देने के लिए कोई और चीज़ नहीं मिली, यानी तोप के गोले एक बड़ी खौफनाक चीज़ जो तबाही और बर्बादी की अलामत है, उसके साथ पोएट कंपेयर कर रहे हैं फलों को। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है, और इंसान कहते हैं कि बाज़ुकात जो तशबीहात है वो उन्हीं को इस्तेमाल करता है जिनमें उसको दिलचस्पी होती है। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो जंगों का एक एनवायरनमेंट बना हुआ है, जो एक माहौल बना हुआ है, आप यकीन करें दुनिया के अंदर इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त भी कोई 25-30 जगहों के ऊपर दुनिया में जंग लगी हुई है। और वो जो जंग है वो आहिस्ता आहिस्ता उनमें शिद्दत आती जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है। इंसानों के जो तनाज़ात हैं वो मुज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए हल नहीं हो रहे, तो जिसकी वजह से फिर लड़ाइयाँ होती हैं। और जब लड़ाइयाँ होती हैं तो फिर इंसानों को मारने के लिए तरह तरह के हथियार बनाते हैं, खौफनाक किस्म के वेपन्स तैयार करते हैं, और उनको फिर इस्तेमाल भी करते हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर आज इंसान के पास जितना खौफनाक असलहा मौजूद है, जितने खौफनाक हथियार मौजूद है, जिसकी वजह से इस पूरी दुनिया को जो एक ख़तरा लाहक है, इस दुनिया के फ्यूचर को, इसके मुस्तकबिल को जो ख़तरा लाहक है, वो ख़तरा ये जो पोएट है ये भी महसूस कर रहा है। और इसको ऐसे लग रहा है जैसे ये जो मुल्क है, इस मुल्क में रहने वाले जो लोग हैं एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, और ज़्यादातर जंगें वगैरह इनका शिकार, इनका जो बैटल फील्ड होते हैं वो होते भी गरीब मुल्क ही हैं। ये जो बड़ी ताकतें होती हैं ये फिर प्रॉक्सी वार जाके लड़ती हैं गरीब मुल्कों के अंदर, यानी ये अपने मुल्कों को बैटल फील्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं करती, यानी वहाँ पे ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो, अपने मुल्क का नुकसान ना हो। दूसरे गरीब मुल्कों में आप जगह जगह पे देखते हैं, हमारी दुनिया के अंदर कई ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जो जंगों का शिकार होके इतनी ज़्यादा तबाही और बर्बादी का सामना कर चुके हैं कि शायद वो कई 100 सालों तक दोबारा से रिकवर ना कर सकें। तो बहरहाल ये एक ऐसा मंज़र है कि जिस मंज़र में शायर को वहाँ पर पड़े हुए जो फल हैं वो भी तोप के गोले नज़र आ रहे हैं। वो मुल्क ऐसा है, उस मुल्क के हालात ऐसे हैं, बल्कि पूरी दुनिया के हालात ऐसे हैं कि पोएट के जहन के ऊपर ये जो असले की दौड़ है, असले का जो खौफ है, जो इंसान ने इंसानों को मारने के लिए तैयार किया हुआ है, वो शायर के जहन के ऊपर सवार है। तो इसलिए वो फलों को भी तोप के गोलों के साथ तशबीह दे रहा है, उसको कंपेयर कर रहा है कि वो इस तरह उनके मखरूती शक्ल के ढेर लगे हैं जैसे कि तोप के गोले पड़े होते हैं। और ग्लो रेड हॉट, यानी वो चमक रहे हैं। रेड हॉट को आप ले लें, वेरी रेड यानी बहुत ज़्यादा सुर्ख हैं, और गोल्ड हॉट को आप इसका मतलब ले लें कि वेरी गोल्ड, यानी बहुत ज़्यादा उनका जो कलर है वो सुनहरी है। यानी वो कुछ फल रेड कलर के हैं, वो चमक रहे हैं, मोमबत्ती की रोशनी पड़ रही है, और कुछ फल उन्होंने काट के भी रखे हुए हैं तो वो भी चमक रहे हैं। खरबूजा जो है वो चमक रहा है, उनके ऊपर पानी वगैरह भी लगाया होगा, साफ़ उनको किया होगा। तो फ्रॉम विद इन जो काट के रखे हुए हैं, जिनकी काशें वगैरह बना के रखी हुई हैं, उनके ऊपर भी जब मोमबत्ती की शुआ पड़ती है, रोशनी पड़ती है, तो वो भी फिर चमकते हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर रोशनी तो नहीं है, लेकिन जितनी कि है वो जब उन फलों पर पड़ रही है तो वो फल चमक रहे हैं, और उनमें एक ग्लो सी पैदा हो रही है रेड कलर की और सुनहरी कलर की। तो ये पहला जो स्टैंज़ा है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। 5 लाइन्स हैं इसकी, और 5 लाइन्स के स्टैंज़ा को सिंकेन कहते हैं। और इसकी जो राइम स्कीम है वो भी अगर आप नोट करें तो पहली लाइन ख़त्म हो रही है फॉल्स पर, तो इसका नाम आप रख दें ए, और दूसरी लाइन ख़त्म हो रही है स्टॉल्स पर, तो इसका नाम भी ए रख दें, और तीसरी लाइन ख़त्म हो रही है मैंडारिन, इन आ रहा है इसमें, यहाँ पे आखिरी जो साउंड है वो तब्दील हो गया है तो इसका नाम बी रख दें। और बाल्स, अब ये बाल्स अगर आप
देखें पहली जो 2 लाइन्स हैं उनके आखिर में भी यही आल्स ये आवाज़ आ रही है, तो उनका नाम चूँकि हम पहले रख चुके हैं ए, तो इसका नाम भी ए रख दें। और विदिन, अब इन इसके आखिर में आ रहा है, तीसरी लाइन के आखिर में था वो भी इन ही था, मैंडरिन, तो उसका नाम हमने बी रखा था उन आखिरी साउंड्स का, तो इसका नाम भी बी रखेंगे, साफ ज़ाहिर है। तो अब देखें पहली लाइन ए, दूसरी लाइन ए, तीसरी लाइन बी, चौथी लाइन ए और पांचवी लाइन बी, यानी इसकी राइम स्कीम हो गई ए बी, यानी ये 5 इसकी लाइंस हैं, एक सिंक्वेन है ये स्टेंजा और इसकी ये वाली राइम स्कीम है। तो यहाँ पर आप एक दफ़ा इसको मुकम्मल करें और अब दूसरे स्टेंजा के ऊपर आएँ। डार्क चिल्ड्रन विद अ कोइन टू स्पेंड, तारीक बच्चे एक कोइन, एक सिक्का खर्च करने के लिए लेकर आए हैं। और एंटर द लैंटर्न्स ऑर्बिट, जो लालटेन है उसके मदार में दाखिल होती हैं। लालटेन से मुराद वही जो मोमबत्तियां जल रही हैं, उनकी रोशनी जहाँ जहाँ तक जा रही है वो उसका मदार है, वो उसका ऑर्बिट है। तो बच्चे कहीं एक साइड से निकले हैं, तारीकी है बाकी गलियों के अंदर, इस बाज़ार में जहाँ जहाँ पे रोशनी पड़ रही है उस रोशनी के मदार में वो बच्चे दाखिल होते हैं। और कितने बच्चे, मतलब कितने वो पैसे लेकर आए हैं, अक्वीन यानी एक सिक्का लेकर। गरीब बच्चे हैं, डार्क चिल्ड्रन से मुराद भी आप ले लें पुअर चिल्ड्रन, पुअर पीपल, दुनिया के गरीब लोग, यानी ये गरीब मुल्कों के किसी बाज़ार की कहानी है सारी, ये सारा मंज़र है। तो वहाँ पे बच्चे बेचारे मुआशी पसमानदगी का शिकार हैं, तो उनके पास कोई बहुत ज़्यादा अय्याशी करने के लिए तो पैसे नहीं हैं। एक सिक्का कहीं से वो अपना जेब खर्च बेचारे लेकर आए हैं और जहाँ जहाँ तक ये रोशनी पड़ रही है उस रोशनी के मदार में दाखिल होते हैं, मतलब इस बाज़ार में दाखिल होते हैं। और वो आके फाइंड, यहाँ पर देखते हैं, पाते हैं, क्या पाते हैं, मेलन, गौवा और मैंडरिन, ये 3 किस्म के फल जो यहाँ पर पड़े हुए हैं। और द मून कंपैक्टेड टू अ राइंड, चाँद जो है वो एक राइंड कहते हैं, ये जो किसी भी फल की ऊपर वाली जो स्किन होती है, जो उसका छिलका सा होता है, उसके नीचे भी एक बारीक सी तय होती है। जो माल्टा वगैरह कभी आप छीलें तो उसमें आप देखें एक बड़ी ऊपर छिलका होता है और उसके नीचे एक वाइट सा बारीक सा छिलका भी होता है, और उसको भी हम उतार देते हैं जब खाने लगते हैं, तो उसको राइंड कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब उन्होंने वो फल छिलके उतार के कुछ माल्टे वहाँ पर रखे हुए हैं और उनके ऊपर जब रोशनी पड़ती है मोमबत्तियों की तो वो चमकते हैं और ऐसे लगता है जैसे वो छोटे छोटे चांद पड़े हैं। द मून कंपैक्टेड टू अ राइंड, यानी वो जो माल्टे छील के रखे हुए हैं संतरे, वो चमकते हैं, उनका राइंड ऊपर वाला वो ऐसे चमकता है जैसे कि चांद चमकता है। द मून कंपैक्टेड टू अ राइंड, कंपैक्टेड का मतलब होता है कि कोई बड़ी चीज़ को किसी छोटी जगह के अंदर कंप्रेस कर देना, वहाँ पे उसको फिक्स कर देना। तो उस छोटे से माल्टे के अंदर, संतरे के अंदर ऐसे लग रहा है जैसे चांद सिमट आया है, वो छोटे छोटे चांद ऐसे चमक रहे हैं जैसे छोटे छोटे चांद वहाँ पर पड़े होते हैं। एक इसका मतलब ये भी है कि वो गरीब बच्चे हैं बेचारे, उन बच्चों के लिए वो चांद ही हैं। जैसे किसी अमीर बच्चे के लिए हम कहते हैं कि वो चांद की ख्वाहिश करता है, उसकी ख्वाहिशें ऐसी हैं, चांद मांगने की ख्वाहिश करना, ये हम एक मुहावरतन इस्तेमाल करते हैं, किसी ऐसी चीज़ की ख्वाहिश करना जो इंसान की पहुंच से बाहर हो, जिसको हासिल करना नामुमकिन हो। तो ये अमीर लोगों के लिए हम इस तरह की बातें करते हैं। तो उन बच्चों के लिए जो यहाँ पर आए हैं इन फलों को ख़रीदने के लिए, ये बच्चे बेचारे गरीब हैं, इनको पता नहीं कितने दिनों बाद कोई अच्छा फल खाने को मिलता है। तो वो जो फल वहाँ पे पड़े हुए हैं वो उनको ऐसे लग रहा है जैसे छोटे छोटे चांद पड़े हुए हैं, यानी आज उनकी चांद की ख्वाहिश भी पूरी होने जा रही है। इतने वो बच्चे एक्साइटेड हैं, खुश हैं और उन फलों को खाने के लिए वहाँ पर आए हैं। अभी उनको ख़रीदेंगे और उनको फिर मज़े लेके वो खाएंगे। तो द मून कंपैक्टेड टू अ राइंड, यानी चांद उन फलों के अंदर, वो जो माल्टे काट के रखे हुए हैं छिलके उतार के, उनके अंदर सिमट आया है, यानी इस तरह वो छोटे छोटे चांद चमक रहे हैं। और द सन इन अ पिटेड स्किन, पिटेड स्किन, ये माल्टा कभी आप थोड़ा करीब से इसकी स्किन, इसके छिलके को देखें तो उसके अंदर छोटे छोटे बारीक बारीक से सुराख या गड़े से होते हैं, बहुत बारीक बारीक से।
तो वो जो स्किन होती है उसको पिटेड स्किन कहते हैं, यानी जिसके अंदर वो छोटे छोटे से सुराख से होते हैं। तो द मून कंपैक्टेड टू अ राइंड और द सन इन अ पिटेड स्किन, यानी वो जो माल्टे बगैर छिले हुए पड़े हैं, अब उनके ऊपर जो रोशनी पड़ती है, उनका ऑरेंज सा जो कलर है, जैसे सूरज का रंग होता है शाम के वक़्त या सुबह सुबह, तो वो छोटे छोटे ऐसे लग रहा है जैसे सूरज पड़े हैं, वो चमकते हैं, उनके ऊपर भी रोशनी पड़ती है। तो जो माल्टे छील के रखे हुए हैं वो चाँद की तरह चमक रहे हैं, और जो माल्टे छीले बगैर वहाँ पे रखे हुए हैं छिलकों समेत, वो ऐसे लग रहा है जैसे छोटे छोटे सूरज पड़े हुए हैं। यानी चाँद उनमें सिमट आया है जो छिले हुए माल्टे हैं, और सूरज उनमें सिमट आया है जो बगैर छिले हुए हैं। यानी उन बच्चों के लिए वो सूरज चाँद ही हैं जो बच्चे एक एक सिक्का लेके, चंद पैसे लेकर यहाँ पे आए हैं इन फलों को ख़रीदने के लिए। तो आज उन बच्चों ने क्या करना है, उन्होंने फल नहीं ख़रीदने, उन्होंने सूरज और चाँद ख़रीदने हैं। ये उन बच्चों के लिए सूरज और चाँद से कम नहीं है। यानी आज उन बच्चों की एक ऐसी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है जो कई महीनों बाद एक दफ़ा पूरी होती है। तो गरीब बच्चे हैं, खुराक की कमी का शिकार हैं, मुआशी मसाइल का शिकार हैं, भूख और अफलास का शिकार हैं। जैसे कि पिछले स्टैंज़ा में पोएट ने कैनन बॉल्स की तरफ इशारा किया था, यानी उसमें हमें जंग नज़र आ रही थी पिछले स्टैंज़ा में। अच्छा, इस दूसरे स्टैंज़ा में हमें भूख नज़र आ रही है, गुर्बत नज़र आ रही है। ये जंग और भूख का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है, बड़ा कनेक्शन होता है। जहाँ पे जंग होती है वहाँ पे भूख भी होती है। जंग ख़त्म हो जाती है लेकिन अपने पीछे कई सालों की या कह लें कई सदियों की भूख छोड़ के जाती है, जो उस इलाके को फिर अपनी लपेट में लेके रखती है। तो जहाँ पे जंग होगी वहाँ पे गुर्बत और अफलास और भूख भी होगी। ये जंग के लाजमी नताइज में से एक नतीजा गुर्बत है। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है, जंगें भी वहीं पर होती हैं और ज़्यादातर वसाइल की लड़ाइयाँ होती हैं, और उन वसाइल पर कब्ज़ा करने के लिए बड़ी ताकतें भी हाथ पाँव मारती हैं। वो भी उन मुल्कों में मतलब वारदातें करती हैं और वहाँ पे आके अपनी अपनी कॉलोनियाँ बनाने की, अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें बनाने की कोशिश करती हैं, वहाँ पे खून खराबा करवाती हैं। और बाज़ औक़ात बड़ी ताकतें ना भी उसमें इन्वॉल्व हों तो उस मुल्क के अंदर रहने वाले लोग ही आपस में उस भूख और वसाइल की कमी की वजह से एक दूसरे के साथ नबर्द आज़मा हो रहे होते हैं। तो कई दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की इसी तरह की कहानी है। तो इस पोएम के अंदर हम क्या देख रहे हैं, जंग हमने पहले स्टैंज़ा में देखी और दूसरे स्टैंज़ा में हम भूख देख रहे हैं, गुर्बत और अफलास देख रहे हैं कि वो बच्चे एक एक सिक्का लेके आए हैं खर्च करने के लिए, और उन्होंने फल ख़रीदने हैं, और वो फल उनको वहाँ पर पड़े हुए सूरज और चाँद की तरह नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे जैसे चाँद सूरज पड़े हुए हैं। तो ऐसा वहाँ पर मंज़र है। यहाँ पे ये दूसरा स्टैंज़ा ख़त्म होता है और इसकी जो राइम स्कीम है वो भी वही वाली होगी जो पहले स्टैंज़ा की है। तो इसके बाद अब आप आ जाएँ तीसरे स्टैंज़ा के ऊपर, जहाँ पे पोएट अपनी बात को कंक्लूड करेगा। और कंक्लूड कैसे कर रहा है कि दे टेक इट, उन बच्चों ने आके क्या किया है, उन फलों को ख़रीद लिया है जो उस बाज़ार में उन स्टॉल्स के ऊपर बिक रहे थे। उन फलों को उन बच्चों ने ले लिया, ब्रेक इट ओपन, फिर उसके बाद उन फलों को तोड़ा, उनको छील लिया, उनको काटा उन बच्चों ने, और लेट अ गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन वेट। फिर क्या हुआ कि उन फलों के अंदर से सुनहरी और सिल्वर कलर का एक फाउंटेन, एक फवारा फूटा, और उस फवारे ने वेट कर दिया, भिगो दिया, गीला कर दिया किसको, माउथ, फिंगर, चीक, नोज़, चिन। यानी उन बच्चों के उस फवारे ने वो जो रस सा उन फलों का निकला, उस रस की वजह से उन बच्चों का मुंह गीला हो गया, उनकी उंगलियां गीली हो गईं, उनकी चीक, रुखसार, उनकी नोज़ और चिन, ठोड़ी वगैरह के ऊपर भी वो रस लग गया। बच्चे आपको पता है किस तरह खाते हैं, बिल्कुल बेफिक्र होके, बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के, फुल मज़ा लेके मतलब जब वो फल खा रहे हैं तो एक तो ये है कि उनको फल मिले ही कई दिनों के बाद हैं, बेचारे गरीब बच्चे हैं, और दूसरा वो इतने एक्साइटेड हैं, आज इतने पुरजोश हैं कि उनको फल खाने के जो मैनर्स वगैरह ये खैर उनका इशू ही नहीं है। तो वो फुल मज़े लेके बड़ी मासूमियत के साथ सारे हाथ मुँह गीला उन्होंने कर लिया है और उन फलों को
खा रहे हैं। कहते हैं ज़िंदगी का अगर बेहतरीन चेहरा अगर किसी ने, खूबसूरत तरीन और मासूम तरीन चेहरा अगर किसी ने देखना हो तो वो किसी छोटे से बच्चे को आइसक्रीम खाते हुए देख ले। या ये जो बच्चे हैं, ये जो फल खाने का इनका जो तरीक़ाकार है, ये जो मंज़र है, ये ज़िंदगी का एक खूबसूरत तरीन मंज़र है। एक ऐसा सीन है जो दिल को लुभाने वाला है। यानी वो मासूम बच्चे, गरीब बच्चे जिनको बहुत दिनों के बाद आज खाने को फल मिले हैं, तो वो कैसे मज़े ले लेके उन फलों को खा रहे हैं और उनका सारा मुंह, हाथ और ठोड़ी वगैरह, नाक और सारा कुछ उनका जो है वो रस फलों का उसके ऊपर लग गया है। और रेडिएंट एज लैंटर्न्स, लालटेन की तरह वो बच्चे चमकते हैं। अब वो रस उनके मुंह के, हाथों के ऊपर लगा हुआ है, तो ऊपर से जो मोमबत्ती की, लालटेन की रोशनी जब पड़ती है उनके चेहरे के ऊपर, तो वो जो रस है वो और ज़्यादा चमकता है। तो ऐसे ये बच्चे चमक रहे हैं। एक तो उनके चेहरे के ऊपर खुशी बहुत ज़्यादा है, एक्साइटेड बहुत है, जोशो खरोश बड़ा है। और दूसरा ये है कि वो जो रस उनके मुंह पे, गालों पे, रुखसार पे, ठोड़ी पे लगा हुआ है, उसके ऊपर जब किरणें पड़ती हैं रोशनी की, तो वो और ज़्यादा चमकते हैं। और दे फॉरगेट, और इस दौरान वो बच्चे भूल जाते हैं द डार्क स्ट्रीट, उस तारीक गली को, आई एम स्टैंडिंग इन, जिस तारीक गली में मैं खड़ा हूँ। यानी ये पोएट अपनी अब बात कर रहा है कि वो एक साइड पे खड़ा है, अंधेरे में, तारीकी है, ये बच्चे उसको नहीं देख रहे, वो बच्चों को देख रहा है। और वो सारा ये मंज़र नोट कर रहा है कि कैसे वो बच्चे आते हैं और आके फल ख़रीदते हैं और कैसे उन फलों को खाते हैं। बच्चे बड़ा लुत्फ़ ले रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। लेकिन शायर एक साइड पे तारीकी में वो उदास खड़ा है, और उसकी उदासी की वजह शायद यही है, जैसे हम पिछले 2 स्टैंज़ास में देख चुके हैं कि उसके दिमाग के ऊपर, उसके ज़हन पर जंग और भूख सवार है। वो दुनिया के अंदर जो हकीकतें हैं, दुनिया की जो बड़ी तल्ख़ हकीकतें हैं, दुनिया की बड़ी कड़वी हकीकतें हैं, वो उनसे आगाह है। वो देख रहा है कि इस दुनिया का जो मुस्तकबिल है वो बहुत ज़्यादा ख़तरों से दो चार है, और जो ख़तरे इस दुनिया को लाहक हैं उनमें से एक ख़तरा जंग का भी है। अभी तो छोटे पैमाने पर जंगें हो रही हैं, लेकिन खुदा न खास्ता कहते हैं 2 आलमी जंगें पहले भी हो चुकी हैं, तीसरी आलमी जंग अगर होगी खुदा न खास्ता, तो वो कहते हैं कि वो इस दुनिया की आखिरी जंग होगी। क्योंकि इंसान ने अब इतने खौफनाक हथियार बना लिए हुए हैं, एटम बॉम्ब की शक्ल में, हाइड्रोजन बॉम्ब की शक्ल में। ऐसी तबाही और बर्बादी होगी अगर तीसरी खुदा न खास्ता आलमी जंग हो गई। अभी तो खैर छोटे पैमाने पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, अगर ये मसाइल हल ना हुए तो आहिस्ता आहिस्ता ये जंगें बढ़ती ही जाएंगी, और तीसरी थर्ड वर्ल्ड वार जो होगी वो इस दुनिया की आखिरी जंग होगी। उसके बाद फिर इस दुनिया पर बचेगा कोई नहीं। जो चंद लोग बचेंगे वो इस दुनिया में वैसे सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। ये दुनिया नाकाबिले रिहाइश हो जाएगी, अनलिवेबल हो जाएगी। इतने खौफनाक हथियार इंसान ने बनाए हुए हैं कि उनके चलने के बाद ये दुनिया, इस दुनिया की फ़िज़ा, इस दुनिया का एनवायरनमेंट इंसान को फिर कबूल नहीं करेगा। तो ये जो दुनिया के फ्यूचर को लाहक जो ख़तरात हैं, जो जॉन स्टालवर्दी है उसके ज़हन में मौजूद हैं। उसको पता है कि ये बेचारे मासूम बच्चे दुनिया में आ तो गए हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए हम किस तरह की दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। यानी पोएट अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में है, लेकिन ये बच्चे अभी आए हैं, अभी इन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है। तो इन्होंने जिस दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी है, क्या हमने उस दुनिया को इन बच्चों के लिए महफूज छोड़ा है, या इस दुनिया को इतना खौफनाक बना दिया है कि इन बच्चों के मुस्तकबिल को तरह तरह के ख़तरात लाहक हो चुके हैं। तो इन बच्चों को बेचारों को पता ही नहीं है कि आने वाले दिनों में इनके साथ क्या होने जा रहा है। इस दुनिया में इनके चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट है, जो खुशी है, ये जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, इनको इस दुनिया के मसाइल के साथ जब इनका सामना होगा, तो ये इनके चेहरे की रौनकें, ये खिलखिलाहट, ये हंसी, ये मजाक, ये सारा कुछ इनसे छिन जाएगा, इनकी मासूमियत इनसे छिन जाएगी। ये दुनिया जो आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं वो बड़ी खौफनाक है। तो पोएट के ज़हन में कुछ इस तरह का, मतलब एक भयानक सा दुनिया के फ्यूचर के बारे में को मंजरनामा है, जिसकी वजह से वो बड़ा परेशान है। एक साइड पे उदास खड़ा होके इन बच्चों को देख रहा है, और वो कहता है वो बच्चे मुझे नहीं देख रहे, वो मुझे भूल जाते हैं, वो मुझे नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, और वो बड़े मज़े लेके उन फलों को खा रहे हैं। तो ये मतलब तीसरे स्टैंज़ा में
पोएट ने जो बात कंक्लूड की है उसको हम इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो अभी हम इसके क्वेश्चन सिनोनिम्स वगैरह बाकी चीज़ें करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा आप जल्दी जल्दी इसको शुरू से दोबारा पढ़ के आएँ, रिफ़्रेश कर लें। उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन में इस दुनिया के बारे में, इस दुनिया में जो भूख और जंग है इसके बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, कुछ अदाद व शुमार हैं, वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो आप उनको भी ज़रूर देख लेना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी का बायस होंगे। तो इसको दोबारा से एक दफ़ा देख के आएँ कि विक्स बैलेंस फ्लेम अ डार्क ड्यू फॉल्स। मोमबत्ती की डोरी ने शोले को मुतवाज़ी हालत में रखा, उसमें तवाज़ुन रखा। अ डार्क ड्यू फॉल्स, एक तारीक शबनम का कतरा गिरा। कहने का मतलब क्या है कि रात हो गई है, अंधेरा है, मोमबत्तियाँ जल रही हैं, कोई थर्ड वर्ल्ड किसी गरीब इलाके का ये मंज़र है, वहाँ पे बिजली वगैरह नहीं है, तो रोशनी का इंतज़ाम मोमबत्तियाँ जला के किया गया है और ओस पड़ रही है, रात का मंज़र है और मौसम भी ऐसा है कि फ़िज़ा में नमी बहुत ज़्यादा है। और इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, और ये मंज़र है फलों के स्टॉल्स वाले किसी बाज़ार का, किसी गली का। और मेलन, गुआवा, मैंडारिन, वहाँ पे जो फल पड़े हैं बिकने के लिए वो कौन कौन से हैं? खरबूजा है, अमरूद है, मैंडारिन संतरा है। तो इनके स्टॉल्स वहाँ पर लगे हुए हैं। और पिरामिड पाइड लाइक कैनन बॉल्स, और इनको मखरूती शक्ल के ढेरों में इनको रखा गया है और दूर से देखने से ऐसे लगता है जैसे ये तोप के गोले पड़े हुए हैं। तो पोएट तोप के गोलों के साथ क्यों इसको कंपेयर कर रहा है वो मैं आपको बता चुका हूँ। और ग्लो रेड हॉट, गोल्ड हॉट फ्रॉम विदिन, यानी बहुत ज़्यादा सुनहरी और बहुत ज़्यादा सुर्ख रंगों में ये चमक रहे हैं ये फल। इनके ऊपर जब रोशनी पड़ती है तो इनका रंग और ज़्यादा ग्लो करता है। तो ये वहाँ का सारा मंज़र है पहले स्टेंजा में। और फिर वो बताता है कि नेक्स्ट क्या डेवलपमेंट होती है कि डार्क चिल्ड्रन, तारीक बच्चे आते हैं विद द कोइन टू स्पेंड, एक सिक्का लेकर वहाँ पर खर्च करने के लिए। और एंटर द लैंटन्स ऑर्बिट, उस लालटेन के मदार में जहाँ तक वो रोशनियाँ जा रही हैं मोमबत्तियों की, उसमें दाखिल होते हैं, मतलब उस बाज़ार में आते हैं। डार्क चिल्ड्रन से मुराद आप ले लें गरीब बच्चे, तीसरी दुनिया के मुल्कों के रहने वाले लोग। तो वो मतलब बहुत थोड़े उनके पास वसाइल हैं, वो आए हैं और आके वो मतलब उस बाज़ार में दाखिल होते हैं। फाइंड, और वहाँ आके पाते हैं, क्या देखते हैं? मेलन, गुआवा, मैंडारिन। ये लाइन एक दफ़ा पहले भी आई है। तो एक लाइन पोइट्री में जो 2 मरतबा रिपीट होती है या 2 से ज़्यादा मरतबा, उसको रिफ्रेन कहते हैं। तो ये एक टेक्निकल एक टर्मिनोलॉजी, ये भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता रहता हूँ, इसको भी आप ज़हन में रखना। तो रिफ्रेन ऐसी एक पोइट्री की लाइन को कहते हैं जो एक पोएम के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा मरतबा रिपीट हो। तो इस पोएम के अंदर जो रिफ्रेन है वो यही है, मेलन, गुआवा, मैंडारिन, ये वाली लाइन। और द मून कंपैक्टेड टू अ राइंड, चाँद सिमट आया है उन कटे हुए, वो जो माल्टे संतरे छिले हुए जो पड़े हुए हैं उनके अंदर, वो छोटे छोटे चाँद लग रहा है जैसे वहाँ पे पड़े हैं, इस तरह ग्लो कर रहे हैं, चमक रही हैं। और द सन इन अ पिटेड स्किन, और वो जो बिना छीले हुए जो माल्टे वहाँ पे पड़े हैं, नोकदार जिनकी स्किन है, जो छोटे छोटे सुराख से होते हैं, उसको पिटेड स्किन कहते हैं। तो सूरज जैसे उनके अंदर सिमट आया है, कंप्रेस हो गया उनके अंदर, तो वो छोटे छोटे सूरज लग रहे हैं जैसे वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ये दूसरा स्टेंजा है। और दे टेक इट, वो फिर क्या करते हैं? उन फलों को ले लेते हैं, ख़रीद लेते हैं जितने पैसे वो लेकर आए हैं उनसे। और ब्रेक इट ओपन, फिर उन फलों को वो खोलते हैं, छीलते हैं, काटते हैं। और लेट अ गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन वेट, और वो फिर क्या करते हैं? वो जो बड़ी बेतकल्फ़ी के साथ वो उनको काट रहे हैं, तो फिर क्या होता है? उन फलों के अंदर से जो रस है वो बाहर उबलता है, तो जिसकी वजह से वो एक फव्वारा सा फूटता है। तो उनका मुंह, उनकी उंगलियां, उनके रुखसार, उनकी ठोड़ी, नाक वगैरह सारा कुछ उस रस के साथ गिला हो जाता है। और रेडिएंट एज लैंटन्स दे फॉरगेट, वो बच्चे लालटेन की तरह चमकते हैं, बड़ा उनके चेहरे के ऊपर रौनक है, खुशी है, बड़े दमक रहे हैं। और ऊपर से जो रस लगा हुआ है उनके चेहरे के ऊपर, वो रोशनी पड़ती है तो वो भी और ज़्यादा चमकता है। तो जैसे लालटेन की तरह वो बच्चे चमक रहे हैं। दे फॉरगेट,
वो फिर भूल जाते हैं द डार्क स्ट्रीट आई एम स्टैंडिंग इन, उस तारीक गली को जिस तारीक गली में मैं खड़ा हूँ। यानी पोएट एक तारीक गली में खड़ा है और इधर बच्चे मोमबत्तियों की तरह इनके जो चेहरे हैं वो चमक रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, ये रोशनी में हैं। तो बच्चे रोशनी में हैं और पोएट तारीकी में है। ये एक कंट्रास्ट सा बन रहा है और ये कंट्रास्ट असल में खुशी और दुख का कंट्रास्ट है। पोएट दुखी है, उदास है, परेशान है, दुनिया के फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, इन बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा है। और ये जो बच्चे हैं ये खुशी की अलामत हैं, ये एंजॉय कर रही हैं, ये लाइफ को एंजॉय कर रही हैं, ज़िंदगी की खुशियों का मज़ा ले रही हैं। चंद पैसे इनको बेचारों को आज कहीं से मिले हैं और उन पैसों को खर्च करके इनको ऐसे लग रहा है जैसे आज उन्होंने सूरज और चाँद हासिल कर लिए हैं। तो इतनी ज़्यादा खुशी एक साइड पे और इतनी ज़्यादा टेंशन और परेशानी एक साइड पे। तो इस कंट्रास्ट पर ये जो पोएम है ये ख़त्म होती है। और इस पोएम को पढ़ने की राइम स्कीम आप देख रहे हैं ए बी, ये इसकी तीनों स्टैंजास की राइम स्कीम है, इसको भी आप याद रखें। और 3 इसके टोटल स्टैंजास हैं। यहाँ पर ये पोएम ख़त्म हो गई। और अब इसके अगर आपने कोई MCQs अगर आपके पेपर में कोई आते हैं तो वो कोई ज़्यादा नहीं है। पोएम्स में वैसे भी कोई 2, 3, 4 क्वेश्चन ही बनते हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ करेक्ट इन्फॉर्मेशन में अगर आपसे पेपर में पूछते हैं तो एक तो ये पूछ लेंगे कि द फ्रूट्स रिजेंबल्ड दी डैश। तो अब इसमें क्या करेंगे, कैनन बॉल्स। ये आपको पता है पोएट ने फलों को तशबीह दी है तोप के गोलों के साथ। और दूसरा ये क्वेश्चन आ जाएगा कि हाउ मेनी फ्रूट्स हैव बीन मेंशन्ड इन द पोएम, कितने फलों का जिक्र हुआ है इस पोएम के अंदर। तो 3 है, नाम अगर आपसे पूछें तो वो भी आप याद रखें, मेलन, गावा और मैंडरिन। और तीसरा ये है कि इन व्हाट शेप हैव द फ्रूट्स बीन स्टॉल्ड, किस शक्ल में उन फलों को स्टॉल्स के ऊपर रखा हुआ है। तो पिरामिड पाइल्ड, मखरूती शक्ल के ढेर उनके लगाए गए हैं। और हाउ मच रेडियंट डू द चिल्ड्रेन लुक, बच्चे कितने चमकदार नज़र आते हैं। तो जितने चमकदार वो लालटेन वो मोमबत्तियाँ हैं उनकी रोशनी जैसे वो ग्लो कर रही हैं, ऐसे ही जो बच्चे हैं ये ग्लो कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बस इसमें से कुछ इस तरह की आपके पेपर में आ सकते हैं। और इसके बाद इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो सिनोनिम्स इसमें बस ये 3 वर्ड्स आप ज़रूर याद रखना। एक वर्ड है ग्लो, तो इसका मतलब होता है चमकना, दमकना। तो इसके सिनोनिम्स ग्लीम, शाइन और स्पार्कल, ये आप ज़रूर अपने जहन में बिठा लें। और दूसरा एक वर्ड आया कम्पैक्टेड, यानी ये किसी बड़ी चीज़ को किसी छोटी जगह के अंदर छोटी पैकिंग में उसको समेट देना, इसको कम्पैक्टेड मतलब उसको कहते हैं करना। तो इसमें पैक्ड इसका एक सिनोनिम है, कंप्रेस्ड है, कंडेंस्ड है, तो ये याद रखें। और रेडिएंट चमकदार को कहते हैं। तो इसमें मतलब जो बहुत ज़्यादा जिसमें एक ग्लो एक शाइनिंग सी जो चीज़ होती है उसको रेडिएंट कहते हैं। तो इसमें देखिए लूमिनस, ब्राइट और ग्लिटरिंग, ये इसके सिनोनिम्स हैं। तो ये आप जहन में रखें। और इसके बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो वो इस पोएम में ये 4 मैंने अलहदा कर दिए हैं, इन्हीं में से आपके पेपर में कोई आएगा, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो पहला ये है, व्हाट डज़ द पोएट सी इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, यानी वहाँ पर क्या मंजर है जो पोएट देख रहा है। तो वो एक तो बता दें कि उसमें ये वाले स्टॉल्स लगे हुए हैं, मेलन, गावा, मैंडरिन। और उसके बाद वहाँ पे जो मंजर है कि लालटेन मोमबत्तियाँ वगैरह जल रही हैं, विक्स, बैलेंस फ्लेम और डार्क ड्यू फॉल, रात का टाइम है। तो उस मतलब दौरान क्या होता है कि फिर कुछ बच्चे आते हैं और आके उन फलों को ख़रीदते हैं और मज़े ले लेके खाते हैं। तो ये वो सारा मंजर है जो मंजर पोएट एक साइड पे अंधेरे में खड़ा वहाँ पर देख रहा है। तो ये इसमें बता देंगे। और वाई हैज़ द पोएट यूज्ड कैनन बॉल्स टू डिस्क्राइब द फ्रूट्स, तो फलों को बयान करने के लिए पोएट ने तोप के गोलों की तशबीह क्यों इस्तेमाल की है। तो द वर्ल्ड इज़ थ्रेटेंड विद वार, द पोएट इज़ सो मच वरीड अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग वेपनाइजेशन इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में जो हथियारों की असले की जो दौड़ लगी हुई है, हर मुल्क दूसरे मुल्क से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ख़तरनाक से ख़तरनाक तरीन हथियारों की तैयारी में। तो इस वजह से पोएट को लग रहा है कि दुनिया का जो मुस्तकबिल है बड़ा खौफनाक है। पहले दौर की जंगें तलवारों वगैरह की, नेज़ों की जंगें होती थी, फ़ौजों के साथ लड़ती थी, को बहुत ज़्यादा खौफनाक जो सिविलियन आबादी ख़ास तौर पे तबाही बर्बादी के वो मनाज़र देखने को नहीं मिलते थे जो आजकल की जंगों में होते हैं। तो ये जितने ज़्यादा खौफनाक हथियार इंसान बनाता जा रहा है उतना ही ज़्यादा इस दुनिया को, आने वाली दुनिया को ख़तरात लाहक होते जा रहे हैं। तो पोएट चूँकि उनके बारे में बड़ा परेशान है, लिहाजा वो कैनन बॉल्स के साथ तशबीह दे रहा है उन फलों को। तो ये आप इसके अंदर लिखेंगे
है और व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोएट स्टैंडिंग इन द डार्क, तो वो जो साइड पे खड़ा है उसकी क्या फीलिंग्स हैं। तो पोएट तो मतलब उदास है इस दुनिया के बारे में, इसके फ्यूचर के बारे में, मतलब वो गौर कर रहा है, सोच रहा है। लेकिन इन बच्चों को देख के उसको, इन बच्चों की मासूमियत के ऊपर यकीनन उसको खुशी भी हो रही होगी, लेकिन साथ ही साथ उसको टेंशन भी है और उसको परेशानी भी है कि इन बच्चों के लिए हम किस तरह का फ्यूचर, किस तरह की दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। तो ये उस पोएट की फीलिंग्स हैं, उसकी टेंशन और परेशानी की कुछ इस तरह की वजूहात हैं। और राइट डाउन द मेन आइडिया या थीम ऑफ द पोएम, तो क्या है जी इस पोएम का मरकज़ी ख़याल क्या है, इसका थीम क्या है। जैसे कि हम कुछ पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दो इस पोएम के थीम है। पहले नंबर पे तो ये है कि वार एंड पॉवर्टी, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जहाँ पे जंग होगी वहाँ पे गुर्बत भी होगी, जंग अपने पीछे गुर्बत छोड़ के जाती है, और इस दुनिया को अगर जंग का ख़तरा लाहक है तो इट मीन्स गुर्बत के ख़तरात भी लाहक हैं। और इस दुनिया के अंदर अभी भी आपको जान के हैरानगी होगी कि दुनिया के, तो मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता, लेकिन हमारे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हमारी आधी आबादी तकरीबन कहते हैं खुराक की किल्लत का शिकार है, और ग़ज़ाई किल्लत का शिकार पूरी दुनिया के अंदर 7 अरब की या 7.5 अरब की अगर आबादी है तो 2 अरब से यानी कम लोग नहीं होंगे जो इस दुनिया के अंदर ग़ज़ाई किल्लत का शिकार होंगे। तो इतनी खौफनाक मतलब अगर हालत इस दुनिया के अंदर भूख और गुर्बत की है तो इंसान फिर जंगों में लगा हुआ है, ये बेवकूफ़ी है। हर मुल्क अपने बजट का कितना बड़ा हिस्सा जो है वो असले की तैयारी में, जंगों की तैयारी में खर्च करता है। अगर वही पैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार बढ़ाने में इस्तेमाल किए जाएँ, अपने लोगों की भूख ख़त्म करने में इस्तेमाल किए जाएँ, उनके लिए रोटी का, कपड़े का, मकान का बंदोबस्त किया जाए, उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन्वेस्ट किया जाए, तो ये दुनिया मतलब कितनी ज़्यादा आसान हो सकती है, कितनी खूबसूरत हो सकती है। ये इंसान की प्रायोरिटीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन है कि उसने जंगें लड़नी है, भूख का इस दुनिया के मुस्तकबिल को शिकार करना है, या इस दुनिया में तरक्की लेके आनी है, खुशहाली लेके आनी है। ये दुनिया के जो पावर प्लेयर्स हैं, जो इस दुनिया की पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो इस दुनिया के कह लें कि ड्राइविंग सीट के ऊपर हैं, ये उनके सोचने वाली बात है कि वो इस दुनिया के मुस्तकबिल को कैसा बनाना चाहते हैं। ये उनकी प्रायोरिटीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन है। इस तरह के पोएट्स जो हैं वो ये बात बार बार ये उठाते रहते हैं, ये सवाल कि इस दुनिया को जो ख़तरात लाहक हैं उनके बारे में जो दुनिया के बड़े ममालिक हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग है, किस तरह की वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं कि इस दुनिया के मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा सके। तो एक तो ये है कि गुर्बत और जंग के बारे में उनके ऊपर एक तनकीद की है पोएट ने, अवेयर किया है, दुनिया को ख़बरदार किया है कि बहुत खौफनाक वक्त आने वाला है। और दूसरा ये है कि मैंस लव फॉर प्लेजर, इंसान जितने ज़्यादा मुश्किल हालात में मर्ज़ी हो वो खुश होने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। अब ये बच्चे ठीक है बेचारे एक गरीब मुल्क में रहते हैं, खुराक की कमी का शिकार हैं, गुर्बत का शिकार हैं, लेकिन इन बच्चों को खुश होने से नहीं कोई रोक सकता, ना इनकी गुर्बत रोक सकती है, ना इनको जंग इस काम से रोक सकती है। आज उन बच्चों को चंद पैसे मिले हैं और वो लेके आए हैं, इन फलों को खा रहे हैं और पूरे मज़े के साथ खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपने वजूद को एंजॉय कर रहे हैं, उन फलों को एंजॉय कर रहे हैं। तो कहते हैं छोटी छोटी खुशियाँ जो इंसान जिनसे बड़ी मोहब्बत करता है और जिनके बगैर इंसान सर्वाइव ही नहीं कर सकता, रह ही नहीं सकता, तो इसलिए इन छोटी छोटी खुशियों की कदर करनी चाहिए, इनके पीछे भागना चाहिए, इनके हसूल की कोशिश करनी चाहिए। जब आप छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं तो बड़ी खुशियाँ खुद ब खुद आपकी तरफ आना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी इस पोएम के एक थीम के तौर पर हम लेते हैं। तो बहरहाल ये 4 ही इसके क्वेश्चंस हैं, इन्हीं में से कोई आपके पेपर में आएगा तो आप इनको बहुत अच्छे अल्फाज में ख़ुद बना के इनको अपनी बुक्स में से तैयार कर लें, या फिर आप ख़ुद भी इनको अगर आप लिखना चाहें थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ, कोई मुश्किल बात नहीं है। 1-2 गलतियाँ को ग्रामर की हो जाएँ, स्पेलिंग की हो जाएँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन आप अगर ख़ुद लिखते हैं, सेल्फ़ राइटिंग करते हैं, तो ये ज़्यादा आप कह लें कि एक ऐसी चीज़ है कि जिसको पेपर चेक करने वाले भी पसंद करते हैं और आपका टीचर भी इस चीज़ को पसंद करेगा कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो मेयरली क्रैमिंग नहीं करते, रट्टे नहीं मारते, बल्कि किताब से ठीक है आप सपोर्ट ले लें, थोड़ी मदद उधर से ले लें, लेकिन कोशिश करें कि उसमें आप कुछ ना कुछ अपना इनपुट भी दें। वो आधा क्वेश्चन उधर से तैयार कर लें, आधा अपनी तरफ से लिख लें, सारा अपनी तरफ से लिख लें, दी बेस्ट है। लेकिन आहिस्ता 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 आप अपने आप को इम्प्रूव करने की
कोशिश करें और बुक्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम से कम करने की कोशिश करें। तो मेरा ख़्याल है कि ये आपके लिए, आपकी क्रिएटिविटी के लिए, और वैसे भी आजकल पेपर्स बनाने वालों को भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि वो आपके पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे ज़रूर शामिल करें जो कंसेप्चुअल हों। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे क्वेश्चंस हों जिनका आंसर बुक्स में ना हो। ये हेल्पिंग बुक्स कई तरह की आपको मार्केट में मिल जाती हैं, उनमें उसका आंसर मौजूद ना हो। वो आंसर ऐसा हो कि वो बच्चा खुद बना के लिखे। तो ख़ुद बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस ज़रूर करें, ख़ुद सोचें, अपनी तरफ से फ़िक्रे बना के उनको लिखने की प्रैक्टिस करें। तो बहरहाल ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोगों ने तैयार करना है। और यहाँ पर ये पोएम हमारी नंबर 5 जो है ये ख़त्म होती है। और अब इससे अगली वीडियो में हम पोएम नंबर 6 जो है सिंधी वोमेन उसका टाइटल है, और उसको लिखने वाले भी यही हैं, जॉन स्टालवर्दी। तो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।